हेलो एवरीवन। आवेश सीरीज का ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विद्युत आवेश के मूल गुण। यानी इसके जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो निम्नलिखित गुण होते हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पर होता है आवेशों की योज्यता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला जो गुण होता है आवेशों की योज्यता क्या होती है। मैं 1 बाय 1 सभी को समझाने वाला हूँ। दूसरा गुण होता है आवेशों का संरक्षण, यानी आवेशों का संरक्षण किस प्रकार से होता है वो भी देखेंगे हम। तीसरा गुण होता है आवेशों का क्वांटीकरण। तो ये 3 गुण होते हैं, तीनों को हम 1 बाय 1 समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे जो पहला गुण आता है उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कौन होता है आवेशों की योज्यता। योज्यता का क्या महत्व होता है इसको हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश जो होते हैं वो अदिश राशि होती हैं। अगर अदिश राशियाँ हैं तो अदिश राशियों को जोड़ने या घटाने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है ना। जैसे हम जनरली नंबर जोड़ते हैं, जैसे 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा, उसी प्रकार 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो ये एक साधारण सा जोड़ घटा होता है। तो आवेशों के साथ भी यही होता है क्योंकि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए ये कोई निकाय है, इसके ऊपर मान लीजिए कि 4 कूलम आवेश प्लस का है और 3 कूलम आवेश माइनस का है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कुल आवेश कितना हुआ, तो कुछ नहीं करना है, इस 4 कूलम को 3 कूलम के साथ माइनस कर देना, जो बचेगा वो आपका 1 कूलम होगा और यही आपका आंसर है। यानी किसी भी निकाय या पदार्थ पर जो कुल आवेश होता है वो बीजीय योग के बराबर होता है। यानी उनको हम साधारण गणितीय रूप में जोड़ सकते हैं, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण को भी आप अच्छे से समझ सकते हो। उदाहरण क्या है यहाँ पर कि किसी निकाय में 40 कूलम चार्ज है, फिर माइनस का 30 कूलम चार्ज है, 50 कूलम चार्ज प्लस का है और माइनस का 70 कूलम चार्ज है। तो बताइए उस पर कुल आवेश कितना होगा। तो हमारा जो यहाँ पहला है वो Q1 हो जाएगा जो कि 40 कूलम है प्लस का, फिर Q2 जो है -30 हो जाएगा, Q3 जो है प्लस का 50 हो जाएगा और Q4 कितना हो जाएगा माइनस का 70 हो जाएगा। कुल आवेश क्या होना चाहिए, कुल आवेश को हमने कैपिटल Q मान लिया और Q1 + Q2 + Q3 + Q4। देखो अगर यहाँ दिशा आ जाती ना तो गड़बड़ हो जाती है ना, हमको वहाँ पर बहुत सारे नियम लगाने पड़ते हैं जो 11वीं क्लास में होते हैं, योग, त्रिभुज योग नियम और इस तरह से। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल आप 40 कूलम को 30 कूलम के साथ जोड़ लो माइनस के, फिर 50 कूलम को माइनस के 70 कूलम के साथ। तो जो चिन्हों का ज्ञान है वो यहाँ पर आपको लगाना है और उस हिसाब से यहाँ पर आ गया माइनस का 10 कूलम आवेश आ गया। ठीक है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैं आपको नोट बता रहा हूँ। पहला नोट क्या कहता है कि आवेश हमेशा चालक की बाहरी सतह पर होता है। यानी अगर मान लीजिए आपके पास एक बॉटल है, सपोज करो आपके पास एक यहाँ पर बॉटल है, ये इस तरह से। तो इस बॉटल पर आवेश है, मान लो कितना आवेश है, प्लस का 20 कूलम आवेश है। तो ये 20 कूलम कहाँ होगा, अंदर, चूंकि बॉटल खाली होती है तो अंदर कुछ भी आवेश नहीं होगा, यानी यहाँ पर आवेश कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इसकी जो सतह है इस पर आवेश पूरा आपको 20 कूलम फैला हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा वो आपको बाद में समझाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र बना रखा है। अंदर जो आवेश है वो कितना होता है, 0 होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो नियम है अपना वो क्या है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है उसको आपको उदाहरण से ही समझाना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर 2 बॉल है अलग अलग, A और B, है ना। उसको पहले घर्षण से पहले समझ लो। ये फिर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा अगर आपने उदाहरण समझ लिया तो। यहाँ उदाहरण में एक बॉल A है, दूसरी बॉल B है। आवेश अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी पदार्थ का जो आवेश होता है वो शुरुआत में कितना होता है, 0 होता है। तो हम इसके जो बॉल A है उसका अभी इनिशियल यानी प्रारंभ में कितना आवेश है, 0 है। उसी प्रकार जो B बॉल है उसका भी आवेश कितना है, 0। कब की बात हो रही, घर्षण से पहले, यानी दोनों को आपस में घर्षण नहीं कराया दो वस्तुओं को, है ना। कुल आवेश कितना हुआ, कुल आवेश होगा Q बराबर आवेश A पर प्लस आवेश B पर। तो आवेश A पर भी कितना है, 0 है, B पर भी कितना है, 0 है। तो घर्षण से पूर्व जो आवेश है कुल वो कितना है, 0 है। अब यहाँ जाइए, घर्षण के बाद की कहानी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि A वस्तु को B वस्तु के साथ जब घर्षण कराया गया तो इनमें क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ क्या आता है, धनात्मक आवेश, और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ ऋणात्मक आवेश। तो शुरुआत में तो कोई नहीं आवेश था, लेकिन जैसे ही घर्षण कराया 2 इलेक्ट्रॉन निकले। आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ धन आवेश आएगा 2, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ माइनस आवेश आएगा 2। यानी घर्षण कराने के बाद इस वस्तु पर आवेश आया +2 कूलम और इस वस्तु पर आवेश आया -2 कूलम। अगर इन्हें कुल आवेश, अगर ये पूरा निकाय है, ये एक सिस्टम है, दो अलग अलग वस्तुओं का एक सिस्टम है, उन पर कुल आवेश की अगर बात करें तो पहली वस्तु पर आवेश
घर्षण के बाद, प्लस दूसरी वस्तु पर आवेश घर्षण के बाद। तो घर्षण के बाद पहली पर आया था +2 कूलम और इस पर आया था -2 कूलम, दोनों को देखा तो फिर आंसर कितना आ गया 0। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी पदार्थ के लिए घर्षण से पहले जो आवेश होता है 0, घर्षण के बाद भी कुल आवेश उस निकाय पर कितना होता है 0। यानी यहाँ ये हो रहा है कि ना तो आवेश को उत्पन्न कराया गया है, ना ही आवेश को नष्ट कराया गया है, केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ये सब हो रहा है। अब इस थ्योरी को पढ़िए। यहाँ पर जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो एक दूसरे पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इनमें न तो कोई आवेश उत्पन्न होता है, न ही कोई आवेश नष्ट होता है। जैसे ऊर्जा के लिए हम एक उपयोग करते हैं ना, ऊर्जा का संरक्षण नियम, उसमें क्या होता है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर या स्थानांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार आवेशों का भी होता है कि घर्षण से पहले भी किसी निकाय का आवेश 0 है और घर्षण के बाद भी किसी निकाय का आवेश 0 है। इसे हम नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें, किसी पृथक्कृत यानी सिंगल निकाय का यानी एक सिस्टम का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित ना तो उस उत्पन्न किया ना ही नष्ट किया, यानी जो शुरू में था वही बाद में है। खाली आपने भले ही घर्षण कराया नहीं कराया, लेकिन उसके आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसी को मैंने यहाँ पर समझा रखा है। यानी घर्षण के पहले निकाय का कुल आवेश 0 है तथा घर्षण के बाद भी निकाय का आवेश 0 ही है। इसमें न तो कोई आवेश उत्पन्न हुआ है ना ही कोई आवेश नष्ट हुआ है। उदाहरण के लिए अब ये जो प्रक्रिया है यह हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं घटित होती रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें परमाणु बम में बेसिकली होता क्या है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय विघटन होता है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। इसका समीकरण समझिए। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने यूरेनियम लिया है। यूरेनियम जो होता है जिस पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92। अच्छा, ये है न्यूट्रॉन। क्या होता है कि यूरेनियम में एक उच्च ऊर्जा वाला अगर न्यूट्रॉन छोड़ दिया जाए तो बेसिकली यूरेनियम जो होता है ये होता है इसमें जो संख्या जो होती है किसकी, न्यूक्लियॉन्स की, यानी जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। यानी भारी परमाणु में आते हैं ये यूरेनियम। तो अगर भारी परमाणु में मैंने एक न्यूट्रॉन छोड़ दिया तो क्या होगा, वो जो भारी परमाणु था वो टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बलून है, उसमें हमने एक बुलेट फायर कर दी तो वो फटना ही है, उसने टूटना ही है। उसी प्रकार यूरेनियम में अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भेज दिया जाएगा तो वो टूटेगा तो अलग अलग रिएक्शन बनाता है। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन ली है जिसमें बेरियम जो होता है, बेरियम यानी ये यूरेनियम जो टूटता है तो बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, और यहाँ ये जो है ये न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कितने रिलीज कर रहा है, 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है और बहुत सारी ऊर्जा निकालता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब परमाणु बम फटता है तो वो बहुत सारी अलग अलग रिएक्शन बनाता है और बहुत सारे न्यूट्रॉन रिलीज करता है और उनके साथ कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा भी उसमें से निकलती है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर बम गिराया जाएगा तो वहाँ तहस नहस कर सकता है, उस जगह को बर्बाद कर सकता है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर बना सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा बहुत सारी निकलती है। तो यहाँ पर कहने की जो बात वो थी कि यूरेनियम के पास कितने प्रोटॉन है, 92 है ना, और न्यूट्रॉन के पास तो कोई ऐसा पॉजिटिव आवेश होता नहीं है। तो 92 कब की बात है, ये फटने से पहले की बात है। अब अगर आप फटने के बाद की कहानी अगर देखो तो यहाँ भी 92 ही होंगे, यानी यहाँ भी 56 + 36 करोगे तो वापस कितना आएगा, 92। यानी यूरेनियम भले ही टूट गया, उसकी भले ही रिएक्शन हो गई, लेकिन उसके बाद अपना नियम नहीं भूला। यानी प्रोटॉनों की संख्या पहले भी उतनी ही थी, बाद में भी उतनी ही थी। ऐसा नहीं है कि 92 है तो यहाँ पर 91 बचा, तो फिर वो एक का जवाब देना पड़ेगा, एक कहाँ चला गया। इसका मतलब कि रिएक्शन के पहले भी 92 थे, रिएक्शन के बाद भी 92 है। यानी प्रोटॉन की संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है, यानी पहले भी वही है और बाद में भी वही है। इसी को यहाँ समझो। इस क्रिया से ज्ञात होता है कि विखंडन के पहले आवेश जो होता था कितना था, टोटल 92, और विखंडन के क्रिया के बाद भी आवेश कितना हो रहा है, 92 ही हो रहा है। यानी आवेश ना तो नष्ट हुआ ना ही खर्च हुआ। अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा होता है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण को समझने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है जिसको कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया गया आवेश होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर पाया गया आवेश जो होता है वो कितना होता है, वो एक इसको हम मूल आवेश कहते हैं, जो कि ई द्वारा दर्शाया जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो आप बोल देना 1e होता है।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2e हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3e हो जाएगा। e क्या है? e है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो 2 पे कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा। 3 पर कितना होगा? इसका ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह से इसको हम e द्वारा दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आइए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा समझिए, अगर ये एक पहली वस्तु है जिसका नाम है A और ये दूसरी वस्तु है जिसका नाम है B। अब अगर A से B में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आप सोचिए दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल या कण अगर कोई है तो वो है इलेक्ट्रॉन। अब अगर वो सबसे छोटा है, सबसे छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की, तो अपने साथ जब वो आवेश ले जाएगा वो भी सबसे छोटा ले जाएगा। और कितना ले जाएगा? वो ये मूल आवेश के बराबर ले जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यानी यहाँ से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो वो पूरा जाएगा, आधा नहीं जा सकता या पॉइंट में नहीं जा सकता। या तो वो पहला एक जाएगा यानी 1e जाएगा, या 2e जाएगा, या 3e जाएगा। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि 1.5e इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पूर्ण गुणज के रूप में वो जाता है। अब यहाँ देखो कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। यानी जब भी यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ वो पूर्ण गुणज वाला आवेश लेकर जाएगा। यानी पूर्ण गुणज का मतलब आपको मैंने समझा दिया कि आधा नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, है ना, वो पूरा पूरा जाएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना आवेश लेके जाएगा? तो आवेश को हम किससे दर्शाते हैं? Q से। तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा 1e, ये मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार अगर 2 जाएंगे तो वो 2e होगा। उसी प्रकार अगर 3 जाएंगे तो वो 3e होगा। इसी प्रकार n जाएंगे अगर तो वो ne हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सूत्र का निर्माण हो चुका है कि आवेश जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो अपने साथ पूर्ण गुणज यानी n का मतलब होता है यहाँ इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। अच्छा, अब ये सूत्र दोनों वस्तुओं पर लागू होता है। जैसे देखो यहाँ से अगर कोई आवेश इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर आएगा धन आवेश, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ आएगा ऋण आवेश। तो ये सूत्र दोनों के लिए हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि A पर कितना आवेश आया तो धन, और अगर पूछा जाए कि B पर कितना आवेश आया तो माइनस, तो यहाँ इसमें आपको प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। उस हिसाब से हमारा जो सूत्र बन गया, जो आवेश होता है वो होता है प्लस माइनस Ne। अब प्लस कब लगाया जाता है? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसके लिए प्लस, और माइनस किसके लिए? जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं उसके लिए माइनस। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया मैंने, इस उदाहरण को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक पदार्थ में अगर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ध्यान से सुनिए, कमी का मतलब उस पदार्थ में से 100 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब जब वो निकल के चले गए यानी उस पर आएगा धन आवेश। तो उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। प्रकार मतलब उसको प्लस है या माइनस है, किस हिसाब से? तो हमारे पास n की संख्या कितनी है? 100। E कितना होता है आपको ऊपर बता दिया, जो मूल आवेश होता है। सूत्र हमारा होता है Q बराबर Ne। अब ध्यान से सुनना, उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब वहाँ धन आवेश आएगा तो यहाँ प्लस आना चाहिए, है ना। तो n का मान दे रखा है अपने पास। n कितना दे रखा है? देखो यहाँ पर n दे रखा है 100 गुणा इसका E का मान लिख दिया। अब वहाँ पर तो धन आवेश आएगा तो फाइनली हमारे पास यहाँ क्या आएगा? प्लस, यानी इतना आवेश उस पर पॉजिटिव या धनात्मक आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन और है हमारे पास, वो क्या है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु है आपके पास, ये है ना A, और दूसरी वस्तु है आपके पास B। तो A से B में एक कूलम चार्ज चला गया। तो बताइए यहाँ A पर कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे साथ में, क्योंकि आवेश कब जाता है? जब इलेक्ट्रॉन गया हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी n पूछा है। तो हमारा जो सूत्र होता है वो यहाँ पर है, देखो Q बराबर कितना दे रखा है? 1 कूलम, जो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गया, और E का मान आपको पता ही होना चाहिए। अब आपको मूल आवेश हो गया ये। सूत्र हमारा होता है Q बराबर Ne। तो n बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे E हो जाएगा। Q का मान कितना दे रखा है? 1 कूलम। E का मान ऊपर से कितना निकाला हमने? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n बराबर कितना हो जाएगा? जब मैं इसको गणितीय रूप से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो उत्तर आ रहा है वो कुछ इस प्रकार आएगा। n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18
इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा, इतने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से यानी जब भी किसी वस्तु में से 1 कूलम आवेश निकल के जाएगा तो समझ लो उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, इतने। तो इस वस्तु पर तो प्लस आवेश आएगा, कितना, प्लस का 6.25 गुणा 10 की घात, सॉरी ये तो हमारा क्या हो गया, हाँ इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाएंगे। तो यहाँ से इतने जा रहे हैं तो यहाँ पर इतने आ रहे हैं, सीधी सी बात है ना। तो ये मैंने कुछ आवेशों के लिए आपको 3 जो महत्वपूर्ण गुण थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 समझा दिया है। आवेश सीरीज जो है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब हम जो बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं जैसे कूलम का नियम हो गया या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में अगले वीडियो से स्टडी करेंगे। लेकिन आपको उन्हें पढ़ने से पहले या गॉस का नियम आगे आने वाला है, ये सारी चीज़ें जब आपको पढ़नी होगी तो ये आवेश का जो बेसिक है ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। बच्चा आवेश की समझ ना होने की वजह से ही आगे के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें उन्हें दिक्कत होती है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 3 वीडियो मैंने स्टार्टिंग के बनाए इन्हें अच्छे से देखिए। उसके बाद हम जो अगले वीडियो जो वीडियो नंबर 4 आएगा उसमें हम बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं और भी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और ये आगे कई चैप्टर्स तक आपको काम आने वाला है। इसलिए मैंने आवेश पर पहले ही वीडियो बना ली, क्योंकि पहले आवेश को हम क्लियर कर लेंगे ना तो बाकी की जो चैप्टर की चीज़ें वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।